Okay, hello everyone, how are you? कैसे हो? ठीक है, so let us start with the today's session, है ना? Okay, क्या क्या homework था? What was the homework given to you? Everybody, what was the homework given? Exercise 1. Actually एक question और था ना, exercise 6 से भी था कोई question, right? Exercise 6 से there was question. हाँ, in text 6 से हाँ, question 7. 7 हो गया? 7 Heisenberg uncertainty principle पे था, हो गया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है. फिर next फिर करते हैं 51 से 58 से, है ना? क्या दिया था एक्सरसाइज 1 में? 51 से दिया था ना? हम्म 51 फाइन. 51 हो गया. 51 से 53 में कोई डाउट है? ओके 51. 51 कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? ओके गुड, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है सॉल्व, वेरी गुड. चलो ठीक. देखो 51 में क्वेश्चन क्या है. एन अल्फा पार्टिकल is accelerated to a potential difference of v volts from rest. The de Broglie wavelength associated with it is. तो देखो लेमडा होता है h by p. हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? p स्क्वायर बाई 2m. तो अपन p को क्या लिख सकते हैं? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट? अपन p को लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोग भी जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट से एक्सेलरेट होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे h अपॉन 2m अल्फा q अल्फा v, ये है, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी से यस और नो. ये बात क्लियर है ना? तो अब जरा बताओ हमको करना क्या है. हमें इसमें सिर्फ रूट भी, जैसे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें सिर्फ रूट भी रखना है. तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि लेमडा इज 1 बाई रूट वी मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन रूट अंडर 2m अल्फा क्यू अल्फा. तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो h क्या होता है? h होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. 2 तो कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू की जरूरत नहीं है. अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? देखो इट इज डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई. तो इसका मास हो जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है. मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी. और ये होता है 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी. ठीक है. अब बचा क्या? अब क्यू अल्फा चार्ज अल्फा पार्टिकल के ऊपर प्लस 2e चार्ज होता है, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना? तो अब ये सारे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करके निकालो इसको, ये क्या आता है? जहाँ की तो कैलकुलेशन है ना. एवरीबॉडी समझ में आया क्या करना है? अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो और कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है. क्या करके दिखाऊं एवरीवन, या कर लोगे? हो जाएगा ना? ये कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना और देखना क्या आ रहा है, बिकॉज इसमें 4 ऑप्शंस जो भी है, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. लिखना है किसी को? ठीक है. रिटन एवरीवन. शुड आई स्क्रॉल डाउन और शुड आई वेट? एवरीबॉडी लिखना है ये. ठीक है, लिख लो. एवरीबॉडी डू यू वांट टू राइट दिस? ठीक. फाइन. ओके. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट if the radius of first Bohr orbit is x, then d Broglie wavelength in fourth orbit. देखो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट यानी क्या दिया है तुम्हें, a नॉट दिया है x, तो हम लोग ये जानते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू n लेमडा होता है, और हमें बोला गया है क्या निकालने के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन फोर्थ ऑर्बिट बोला गया है, राइट। तो लेमडा देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई a नॉट n स्क्वायर इज इक्वल टू n लेमडा, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई a नॉट इंटू n इज इक्वल टू लेमडा। तो अभी यहाँ पे a नॉट तो x है, और n दिया है हमें 4, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द फोर्थ ऑर्बिट, तो लेमडा क्या आएगा बताओ, 2 पाई x इंटू 4 यानी क्या आएगा बताओ, 8 पाई x। समझ में आया नहीं आया, 52 समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और किसी में डाउट है, 53 भी डाउट है, एवरीबॉडी 53 डाउट है, ठीक है। चलो तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। Quantum mechanical model of atom. It was proposed by a group of engineers जिनमें थे इरविन श्रोडिंजर एंड उनकी अपनी एक टीम थी, ठीक है। तो एनीबॉडी डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस मॉडल, डू यू हैव एनी आइडियाज ऑन दिस मॉडल, क्या है इसके बारे में, हम लोग क्या करने वाले हैं, एनीबॉडी, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ओके किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, ओके। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या है इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज अ मॉडल बेस्ड ऑन टू रिसेंट डेवलपमेंट्स। तुम्हें पता ही है कि वो डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं, बताओ क्या क्या हैं वो डेवलपमेंट्स, एवरीबॉडी टेल मी व्हाट आर दोस डेवलपमेंट्स। पहला डेवलपमेंट वही है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, पहला है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, एंड सेकंड इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकंड इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो ये दोनों चीजों से हमें क्या मतलब, क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, है ना, एटॉमिक मॉडल्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। सबसे पहली चीज तो ये है कि समझने की हम कोशिश करें, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम ये जानते थे कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस में आ गया ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर मतलब क्या है, यहाँ पे हमने सीखा था कि एक पार्टिकल जैसे स्टेशनरी न्यूक्लियस है, एक पार्टिकल की बात करें जैसे स्टेशनरी न्यूक्लियस, तो स्टेशनरी न्यूक्लियस जो है इट इज पार्टिकल, राइट, बट इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज अ वेव, राइट। इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव है, और वेव होने के कारण इसकी ड्यूअल कैरेक्टर होगी, मतलब वेव भी शो करेगा, पार्टिकल भी शो करेगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या आया, हाइजेनबर्ग ने बताया कि वेव डीलोकलाइज होता है, और इलेक्ट्रॉन एक पार्शियल वेव है, तो वह पार्शियली डीलोकलाइज्ड होगा। और दूसरी चीज ये बताया कि पार्शियली डीलोकलाइज्ड है तो उसकी कोई ट्रेजेक्टरी नहीं होगी, उसकी कोई पाथ नहीं होगी, ठीक है ना, इसकी कोई पाथ मतलब एक डेफिनेट पाथ जैसे हम बोलते हैं वो पॉसिबल नहीं है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरी चीज ये भी हमें पता चली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता है, राइट। एवरीबडी आर यू क्लियर ऑन दिस। तो अब देखो साइंटिस्ट के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है, एक साइंटिस्ट के पास बहुत बड़ा चैलेंज था। अब ये पता चला गया है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है अब वो एक पार्टिकल ना होकर के एक वेव है, एक पार्शियल वेव है, पार्शियल वेव होने के साथ साथ उसका पोजीशन सब कुछ अनसर्टेन है। इज दैट क्लियर। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था ये। तो अब जैसे क्या करता, व्हाट वाज द मॉडल, तो उन्होंने क्या सोचा कि एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल का मतलब क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मान लो एक बच्चा है और वो अपने मतलब बच्चा बड़ा नटखट है, शैतान है, ठीक है,
वो जिसको उसको जहां मन करता है वहां चला जाता है। जैसे घर से निकला और कई बार ऐसा हुआ कि चूंकि बच्चा बदमाश है, ट्रेन पकड़ के दिल्ली चला गया। मुंबई में रहता है सपोज, या सपोज नासिक में रहता है, कहीं भी ले लो, मुंबई लेते हैं। तो मुंबई में रहता है, ट्रेन पकड़ के कहीं दिल्ली चला गया, कहीं कार्गो शिप से ऑस्ट्रेलिया चला गया। कभी मन किया तो एक मतलब ऐसे ही रैंडम बता रहा हूँ, रैंडम बता रहा हूँ कि कभी मन किया यूएस चला गया। वो जहां मर्जी जहां जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भी ठिकाना नहीं है। बच्चा बड़ा शैतान है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, खेलने जा सकता है। तो अब एक बात बताओ, पेरेंट्स को यदि उस बच्चे को ढूंढना है तो पहला अजम्पशन क्या मानेंगे वो? ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा रॉकेट पकड़ के चांद पे चला जाए। आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग अ थॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से है ना। वेदांत से पुलिस के पास जाना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। इट वॉज गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू एसिमुलेट अ पर्टिकुलर थ्योरी जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर दें, है ना। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है तुम्हारे पास। एक बच्चा बहुत शैतान है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहला अजम्पशन ये मानना है कि वो बच्चा एग्जिस्ट करता है पृथ्वी पे और पृथ्वी से बाहर नहीं गया है। तो ओवरऑल पृथ्वी पे हर जगह ढूंढेंगे तो उसको ढूंढने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, राइट? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यानी ओवरऑल अर्थ मतलब वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा, तो उसके कंप्लीटली ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सारे एरियाज में 1 होगी। अब एक बात बताओ, बेसिकली है तो वो बच्चा ही, तो अभी वो कौन सा एरिया है जिसके आसपास वो सबसे ज्यादा मिलेगा? जैसे मान लो बच्चा खो गया, तो बच्चा खो गया तो थोड़ी लोग जाएंगे यूएस में उसको सर्च करने, प्लेग्राउंड में सर्च करेंगे। मतलब देखो मान लो जैसे तुम्हारा दोस्त खो गया, तो तुम्हारा दोस्त खो गया तो तुम सबसे पहले यूएस थोड़ी जाओगे, तुम सबसे पहले उसको ढूंढना उसके घर के आसपास चालू करोगे, राइट? तो क्यों घर के आसपास से क्यों चालू करोगे? क्योंकि घर के आसपास खोजने की ढूंढने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो चांद पे चला गया है, या फिर यूएस चला गया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया है, या कहीं और चला गया है, या फिर अलकायदा ज्वाइन कर लिया है। लाइकवाइज, इज दैट क्लियर? तो यदि तुम्हें उस बच्चे को ढूंढना है तो यू विल स्टार्ट सर्चिंग हिम आउट फ्रॉम क्लोज बाई टू हिज हाउस, उसके घर के आसपास ढूंढोगे। रीजन क्या है? उसके घर के आसपास मिलने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है, ठीक है। या फिर घर पे नहीं मिला तो वहां पे जाओगे जहां पे वो ज्यादा रहता है, जैसे प्लेग्राउंड में रहता है, कहाँ रहता है, तो उन जगहों पे जाओगे जहां पे चांसेस उसके ढूंढने के ज्यादा है, राइट? तो अब बच्चा मान लो कहीं भी जा सकता है, तो हम उनको फिर भी हर जगह थोड़ी ढूंढेंगे, हम उनको उस जगह में ढूंढेंगे जहां पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो ठीक है, अब मान लो जैसे अब घर वालों के नहीं, मान लो दोस्तों को ढूंढना है। मान लो अब उसके दूसरे केस हम देखते हैं क्या, उसके दोस्तों को ढूंढना है। ठीक है, जैसे उस बच्चे के दोस्तों को पता करना है कि उनका दोस्त कहाँ है, तो उनके दोस्त कहाँ उसको खोजेंगे? सबसे पहले कहाँ ढूंढेंगे उसको? स्कूल वगैरह नहीं चल रहा है अभी सपोज, तो कहाँ ढूंढेंगे? उसके घर में ढूंढेंगे? नहीं, अरे ऑब्वियसली ज्यादातर घर में ही रहेगा ना। तो अब उसके दोस्त यदि उसको ढूंढ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं ढूंढेंगे, उसके घर में ढूंढेंगे, राइट? रीजन क्या है? उसके घर में होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी हो सकता है यूनिवर्स में, बट बट फिर भी सोचो उसके ढूंढने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? उसके होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होगी बताओ? इलेक्ट्रॉन का घर क्या है? वो कहाँ पे रहना चाहता है? एटम नहीं, न्यूक्लियस के आसपास रहना चाहता है। इज दैट क्लियर? बिकॉज अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ है, राइट? उसी तरह बच्चा का भी अट्रैक्शन वही है, घर। तो लाइक वाइज हम जब इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चालू करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चालू करेंगे तो ऑब्वियसली हम वहां से ढूंढना चालू करेंगे जहां पे उसकी एनर्जी सबसे कम है। न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा उसकी एनर्जी उतना कम होगी, राइट? आई होप इट इज क्लियर। बच्चा घर में कंफर्टेबल रहेगा, यदि ऑस्ट्रेलिया चला गया, चांद पे चला गया तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो घर घर के ज्यादा दूर जाना नहीं चाहेगा, राइट? तो लाइकवाइज अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बताते हैं, और हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम उन जगहों पे ही ढूंढेंगे जहां पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है। तो ये जो टर्म होता है ना ऑर्बिट,
ये जो टर्म होता है ऑर्बिट, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक टर्म से, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल को ऐसा बोलते हैं, इट इज द रीजन, इट इज द रीजन, और वो रीजन कैसा होगा? 3 डायमेंशनल। इट इज द 3 डायमेंशनल, ऐसा बोल सकते हैं, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस and inside the atom where the probability of finding an electron, the probability of finding an electron is more than 90%. ठीक है, where the probability of finding an electron is more than 90%. तो आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी कि what is exactly an orbital. Everybody, is that clear? तो देखो हम क्या समझ पाए, जैसे हमें उस बच्चे को ढूंढना था कि वो बच्चा एग्जैक्टली कहाँ पे है, और अब मान लो हम उसके दोस्त हैं, तो हम ऑब्वियसली उसके घर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि वो अपने घर पे ही होगा, राइट? तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का घर क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहता है बताओ? कहाँ पे उसकी एनर्जी सबसे कम है? न्यूक्लियस के आसपास। न्यूक्लियस उसका सबसे अच्छा दोस्त है, वो दोनों अट्रैक्टेड है एक दूसरे की तरफ। तो अब हम लोग जब ढूंढना चालू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आसपास ढूंढना चालू करेंगे, और उस रीजन में जहां पे उसके ढूंढने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है, हम उस रीजन को क्या बोल देंगे? एवरीबॉडी, हम उस रीजन को क्या बोलेंगे? अरे अभी तो लिखा ऑर्बिटल, है ना? हम उस रीजन को बोल देंगे ऑर्बिटल। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब ऑर्बिटल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल में भी हर जगह प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा क्या? जैसे घर की बात कर रहे हैं, बच्चा का मान लो ऑर्बिटल घर है। अच्छा, ये डेफिनेशन लिख लिया है ना सबने? ठीक है, अब बच्चा का घर मान लो ऑर्बिटल है। अब घर में जितने भी एरियाज है, घर में जहां जहां जो भी जगह है, सब जगह उसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो होगी, मतलब इक्वल नहीं होगी ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट बॉय या फिर दैट बच्चा इनसाइड हिज हाउस इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म। इज दैट क्लियर? वो हर जगह सेम नहीं होगी। तो बताओ ऐसा कौन सा जगह है उसके घर के अंदर जहां उसके ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? उसके रूम पे, उसके बेड पे, राइट? देखो क्या क्या हो सकता है, डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। उसके बेडरूम में उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, बेड पे सोया रहता होगा सबसे ज्यादा होगी, बाथरूम में रहता होगा, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो चलो मान लो उसके घर में भी देर आर सर्टेन रीजन्स जहां पे उसके ढूंढने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। प्रोबेबली यदि सोता सोता तो पक्का होगा ही, तो उसके बेड पे उसके ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी नोड, एंड दूसरा टर्म होता है नोड। हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, एक होता है एंटी नोड और दूसरा होता है नोड। तो एंटी नोड क्या है? एंटी नोड, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं इट इज द मोस्ट प्रोबेबल, इट इज द मोस्ट प्रोबेबल पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन ऑर्बिटल। मोस्ट प्रोबेबल, ऑर्बिटल के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट है, द मोस्ट प्रोबेबल पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिटल। और ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पॉइंट, और इट इज द पॉइंट इनसाइड द ऑर्बिटल वेयर द probability is maximum, where the probability of finding electron is maximum, where the probability of finding electron is maximum. Everybody, is that clear? एंटी नोड क्या है? एंटी नोड डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज दैट रीजन इनसाइड द ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, है ना?
जैसे उस बच्चे के केस में आई एम अज्यूमिंग उसका बेड होगा, वो सोता होगा मस्त अपना। अब एक बात बताओ, एक टर्म होता है नोड, तो एंटी नोड का उल्टा होगा ना नोड, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, नोड क्या होता है, घर में कुछ जगह तो ऐसे होंगे ना जहां वो बच्चा कभी नहीं मिलता होगा। घर में भी जैसे घर वालों को ढूंढना है तो घर वालों को पता रहता होगा कि कहाँ पे वो मिलेगा, तो ज्यादातर उसी जगह पे उसको ढूंढेंगे, राइट। तो अभी घर में कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे उस बच्चे के ढूंढने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो होगी, ठीक है। अब जैसे क्या है, स्टडी टेबल, वो अपने स्टडी टेबल पे कभी नहीं बैठता होगा, बच्चा बदमाश है, स्टडी टेबल पे तो कभी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या हो गया, नोड। इज दैट क्लियर। घर पे भी कुछ ऐसे जगह है ना जहां वो कभी नहीं मिलेगा, जैसे स्टडी टेबल हो गया, ठीक है, अपने पापा की जेब में कभी नहीं मिलेगा, छिपकली के बगल में नहीं मिलेगा, ठीक है, फ्रिज के अंदर नहीं मिलेगा, बहुत सारे एरियाज हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं मिलेगा, राइट, दीवारों के बीच में नहीं मिलेगा, तो देर आर मल्टीपल एरियाज। ओवन के अंदर नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, बहुत सारी जगह है जहां पे नहीं मिलेगा वो। तो अब ऑब्वियसली घर में भी, हाँ, तो तेरा, और नोड किसको बोलते हैं, नोड इज द पॉइंट, it is the reason inside the orbital, it is the reason inside the orbital where the probability of finding an electron is zero. The probability of finding an electron is जीरो। यहां पर मिनिमम नहीं होता है टर्म, यहां होता है एग्जैक्टली जीरो, मतलब वहां नहीं मिलता है। एग्जैक्ट क्लियर है। नोट इज नॉट दैट रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, इट इज दैट रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब वहां नहीं मिलेगा पक्का। तो जैसे डेफिनेट नोड क्या होगा बताओ, उस बच्चे के लिए डेफिनेट नोड क्या होगा, पापा का पॉकेट डेफिनेट नोड है, पापा का जेब, हाँ, माइक्रोवेव ओवन के अंदर, फ्रिज के अंदर, ये सब डेफिनेट नोड है, दीवारों के बीच में यहाँ नहीं मिलेगा पक्का। स्टडी टेबल भी उसके लिए नोड ही है, नहीं पढ़ता होगा बच्चा तो शैतान है, दीवारों के बीच में, करेक्ट। तो ऑब्वियसली नोड इज दैट रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है, ये सबने लिख लिया। बट द ऑर्बिटल हैज मोर देन 90%, हाँ नोड उसके अंदर ही है ना, हाँ लिखा है तो है, इनसाइड द ऑर्बिटल। ऐसे घर के अंदर ही दीवार है ना, घर के अंदर ही पापा का जेब भी है, घर के अंदर ही माइक्रोवेव है, तो उस जगह पे नहीं मिलेगा कभी। सो दैट वे वी कैन से कि दोज आर नोड्स, है ना। सो नोड इज दैट रीजन इनसाइड द ऑर्बिटल, राइट, घर के अंदर की बात कर रहे हैं जहां पे वो कभी नहीं मिलेगा। लेस प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा यहाँ पे अथर्व, यहाँ पे आएगा जीरो प्रोबेबिलिटी। एवरीबॉडी रिटर्न। तो अब देखो क्या है, इसमें दो तरह की मॉडलिंग है, एक तो है क्वालिटेटिव मॉडलिंग जो तुम्हें शब्दों के थ्रू मैं बता रहा हूँ, और दूसरा है क्वांटिटेटिव मॉडलिंग, मतलब जो एक्चुअल मैथमेटिकल एनालिसिस है। उसमें पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है हमारे कोर्स वर्क में, जितना है वो हम करेंगे कवर, है ना। बट पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे, राइट, इनिशियल पार्ट जिसमें हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, वो क्वालिटेटिव पार्ट है, मतलब पहले समझेंगे कि हो क्या रहा है, और उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम बाद में देखेंगे। इज दैट क्लियर, एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव समझेंगे कि एक्चुअली में मॉडल किस चीज के ऊपर बेस्ड है, उसके अजम्पशन समझेंगे, और उसके बाद फिर हम उसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे। तो एक ब्रीफ आइडिया मैंने जैसे तुम्हें दिया है अभी, एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि एक बच्चा लेकर के, तो लाइक वाइज इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्शियल वेव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक पार्शियल वेव है, और वो डीलोकलाइज्ड है, पार्शियली डीलोकलाइज्ड है, तो इसीलिए उसको हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। उसको हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, है ना। और जिस रीजन में उसके ढूंढने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेट्स से इट इज मोर देन 90%, सो वी कॉल इट ऑर्बिटल, ठीक है। और ऑर्बिटल के अंदर जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मोस्ट प्रोबेबल वहां पे मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटी नोड, और जहां नहीं मिलेगा वहां बोलेंगे नोड, वहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, लेट अस मूव, तो देखो अभी हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम।
postulates of quantum mechanical model of atom. ओके एवरीबॉडी, आवाज सही आ रही है? कैन यू हियर मी? हाँ तो देख लो अपने तरफ, शायद तुम्हारा नेट होगा, दिक्कत होगा, चेक करो। ठीक है, सो सी अभी लेट अस स्टार्ट विद द postulates of quantum mechanical model of atom. तो postulates तुम्हें पता ही है ना एवरीबॉडी, आई होप यू आर अवेयर ऑफ द टर्म postulate. ये assumptions होते हैं जो कि थ्योरी के पहले बनाए जाते हैं। वो assumptions सही होते हैं या नहीं होते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट इन assumptions के बेसिस पे थ्योरी बनती है, राइट? ठीक है, तो देखो postulates स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है postulate क्या, कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, the energy of electron in atoms, the energy of electron in atoms is quantized. देखो क्वांटाइज तो है ही, ये तो प्रूव कर दिया था डी ब्रॉगली ने कि क्यों क्वांटाइज्ड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? ये तो हमें पता है ना, ये तो हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं, तो ये क्वांटाइज वाली चीज तो एक्सेप्टेड है ही। अच्छा, कीप राइटिंग, इसको लिखते भी रहिए आप लोग। अब दूसरा पॉइंट जो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ quantized energy levels, the existence of quantized energy levels. पीछे करो प्रणव, क्या नहीं लिखा तुमने? प्रणव डी, व्हाट हैव यू मिस्ड? ऊपर करो प्रणव, प्रणव, ओके लिख लिया? प्रणव डन? ठीक है, तो लेट अस कम बैक। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। दूसरा क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस of wave-like properties of electron. Is that clear? ये तुम्हें समझ में आया सेकंड वाला पॉइंट? ये भी हमने पढ़ा था डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर में। इलेक्ट्रॉन वेव है एंड दैट इज व्हाई इट्स एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके okay. तो ये सब तो वही है जो तुम शुरू में पढ़ रहे हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह। देखो अब नेक्स्ट क्या है, बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन and exact momentum, the exact position and exact momentum, यदि हम बात करें of an electron in an atom, cannot be determined simultaneously. ये तो वही चीज है ना हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो हमने पढ़ा था, नया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो hence we only talk about the probabilities of finding electron inside the atom. Everybody, is that clear? यहां सबने लिख लिया? यहां तक लिखा है सबने? So write it down fast.
किमया, व्हाट इज योर नेम यार? डन, किमया हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि सिंस, देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्शियल वेव, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्शियल वेव, थर्ड बाकी है, ठीक है, लिख लो सुमति, लिखो, राइट डाउन। सुमति एंड ओम डन, ओम लिखने का काम हो गया तुम्हारा, ओम, ओम जवाब दो। चलो ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ पार्शियल वेव, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्शियल वेव है एंड पार्शियल मैटर है ना, ड्यूअल कैरेक्टर का तो यही मतलब है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, ड्यूअल कैरेक्टर का तो यही मतलब है। अच्छा, तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है क्या मैथ्स में? ओके, सो एक सेकंड हो जाओ, इट्स बिहेवियर is expressed, its behavior is expressed by a complex function, a complex wave function, and that is called psi. psi एक ग्रीक फंक्शन है। देखो क्या है, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हो गया 2 प्लस आई, लेट्स से i3 या फिर 2 प्लस 3i, तो ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। p प्लस आई क्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आर्गन प्लेन दिखाते हैं, एक तरफ रियल ड्रॉ, अब किसमें कोई भी कर सकते हैं हम, रियल पार्ट इधर ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट इधर ड्रॉ कर सकते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है, राइट। तो उसको हम आर्गन प्लेन में दिखाते हैं, रियल और इमेजिनरी, क्योंकि दो तरह के प्रॉपर्टीज है ना, एक रियल के लिए और एक इमेजिनरी के लिए। समझ में आया, जैसे 2 + i3 है और ये 1 है और इधर 2 है, तो और इधर 3 आया तो ये कहीं ऊपर आ जाएगा, इज दैट क्लियर। जैसे इधर ये 1 है, इधर ये 2 है और इधर ये 3 है, इधर 1 2 3, तो अब ये 2, 3 तो कुछ यहाँ पे आएगा, रियल से ज्यादा दूर है तो इसका मतलब इमेजिनरी कैरेक्टर ज्यादा है। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर एक मैथ्स में पढ़ोगे, आयोटा क्या होता है, √(-1) होता है, जो कि रियल नंबर नहीं होता, √(-1), ठीक है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, √(-1) एक रियल नंबर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो अब इसमें इसको आर्गन प्लेन बताते हैं। आर्गन प्लेन का मतलब क्या है, इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज एक नंबर में है, ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी, और ये वाला पार्ट क्या है, रियल। तो रियल और इमेजिनरी दोनों कैरेक्टर है यदि किसी नंबर में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा, ऐसा नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों तरह के प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक रियल वाली एक्सिस बनाते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं, और उसमें हम आर्गन प्लेन में उसको दिखाते हैं, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन साई क्यों यूज कर रहे हैं वो देखेंगे। एवरीबॉडी रिटर्न, ये इतना पार्ट लिख लिया सबने। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो, बिकॉज यहाँ पर हमें थोड़ा सा रेलेवेंस देना था कि क्या होता है, व्हाट इज साई, साई इज अ वेव फंक्शन, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। देखो क्या है, जैसे मान लो तुम एक नॉर्मल फंक्शन को कैसे लिखते हो, जैसे एक पार्टिकल सपोज इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है a, इसका एम्पलीट्यूड है a, तो तुम क्या लिखोगे, y = a sin ओमेगा टी। ओमेगा टी समझ में आया। थीटा क्या होता है, देखो ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टाइम, तो थीटा क्या आएगा, ओमेगा इंटू टी, SHM टाइप का है, समझ में आ रहा है ये। तो हम यहाँ पर y = a
साइन थीटा ना लिख करके, थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये हम लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी। एवरीबॉडी से यस और नो? अरे हाँ या ना कुछ बोलो यार। तो सुमति से फिर से देखो, मान लो एक पल्स जनरेट हो रहा है, मतलब एक रस्सी पे तुमने एक झटका दिया और इस तरह से एक पल्स जनरेट हो गया, ठीक है? तो अब ये तो एक नॉर्मल वेव है, तो हम इस वेव को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, कोई मैथमेटिकल फंक्शन चूज करते हैं जो इसके मोशन को बेस्ट एक्सप्लेन कर दे। इज दैट क्लियर सुमति? ये मान लो स्ट्रिंग में तुमने एक झटका दिया तो एक पल्स जनरेट हुआ, स्ट्रिंग मतलब रस्सी। तो अब ये जो रस्सी का जो वेव का पार्टिकल है, जो पार्टिकल जिस तरह से ऑसिलेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक मैथमेटिकल फंक्शन लिखा। तो अब इसका फंक्शन साइन के जैसा रिप्रेजेंट, साइन जैसा था तो हमने साइन फंक्शन ले लिया। और जैसे मान लो y इज इक्वल टू ये साइन x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, राइट? तो ये आएगा +1 और ये आ जाएगा क्या, -1, राइट? तो ये आ गया y इज इक्वल टू साइन थीटा, बोलो। और थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, तो हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। यहां तक दिक्कत है किसी को? अब यदि इसका एम्पलीट्यूड प्लस और -1 होकर ना होकर के +a और -a है, सपोज यदि इसका एम्पलीट्यूड प्लस और -1 ना होकर के यदि +a और -a है सपोज, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब क्या है, हमने ये ऐसा फंक्शन क्यों चूज किया? देखो यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई खास मतलब नहीं है, मैं तुम्हें बताना बस इतना चाह रहा हूं कि जो भी नेचर होता है वेव का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन चूज करते हैं, राइट? ठीक है, जो भी नेचर होता है वेव का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करते हैं। मतलब जो भी फंक्शन यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर एक साइनोसॉइडल वेव हमने यूज किया, क्या डाउट है? कीमया, अरे दो दो कीमया है। किया माया और एक कीमया है, सिर्फ दो दो है क्या? ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मान लो ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन, मतलब जैसे रस्सी पे तुम एक झटका दो, ऐसा यहाँ पे झटका दोगे तो ये ऐसे घूमने लगता है ना, इस तरह से घूमने लगता है। ये समझ में आ रही है बात? इसके पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट करने लग जाते हैं रस्सी वाले। अरे हाँ या ना, ये तो बोलो। तुमने इस पे एक झटका दिया तो ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। तो अब ये जो ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन चूज किया जो इसके मोशन को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जो इसके मोशन को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है, तो हमने यहाँ पे साइन यूज किया है। अब जैसे ये प्लस माइनस था, ये साइन थीटा था एक तरह से, तो प्लस माइनस इसका एम्पलीट्यूड आता है। अब मैं यदि ऐसा लिख दूं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, प्लस a, और इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, प्लस a और माइनस a। ठीक है, तो अब बताना मैं ये चाहता हूं कि जो फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल, मतलब जो वेव की ऑसिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल फंक्शन चूज करते हैं। इज दैट क्लियर? से यस और नो? तो बस यही बताना चाह रहा हूं। लिख लिया? लिखना है तुम्हें इसको? यहाँ पे इसका कोई खास यूज नहीं है। हाँ, मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्शियल वेव एंड अ पार्शियल मैटर, सो इट्स बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन। बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शंस। मतलब क्या है, देखो, कोई भी फंक्शन को, मतलब कोई भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? ज्यादातर फिजिक्स में जो फंक्शंस हम यूज करते हैं वो या तो साइन होते हैं या फिर कॉस होते हैं, ठीक है? बट इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन जिसमें दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक वेव कैरेक्टरिस्टिक भी है और पार्शियल, और एक दूसरा क्या है, मैटर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, राइट? इज दैट क्लियर? तो अब वही चीज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे लिखते हैं a प्लस आई बी, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। तो इसमें भी दो तरह के प्रॉपर्टी, एक है रियल और एक
इमेजिनरी, तो इसके लिए दो दो एक्सिस चूज करते हैं। तो अब क्या है, साई इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसको ऐसा लिखते हैं e की पावर माइनस आई ओमेगा टी, या फिर a e की पावर माइनस आई थीटा। ये तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है क्या? एंगल के टर्म्स में दिखाते हैं इसको। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये तुम पढ़ लोगे। और एक प्रॉपर्टी होता है डी माइवर्स थ्योरम। डी माइवर्स थ्योरम में क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड करने पे e की पावर माइनस साइन थीटा जो आता है, वो एक्सप्रेस हो जाता है साइन और कॉस के फॉर्म में। ठीक है, जैसे तो अब यहाँ पे क्या है, इसको एक e की पावर माइनस जो है थीटा है, इसको साइन थीटा और साइन प्लस कॉस के फॉर्म में स्प्लिट हो जाते हैं। ए यहाँ पे क्या है, तो ये जरूरी नहीं है अभी अभी जानना, हम बस ये जानेंगे कि इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, ए इसका एम्पलीट्यूड है, और ये क्या है, दिस इज इट्स, बोल सकते हो ऑसिलेशन। अरे जैसे तुम लिखते हो ना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे ए क्या होता है इसका, ए एम्पलीट्यूड होता है, और साइन क्या दिखाता है, ये दिखाता है वेरिएशन विथ टाइम। यहाँ पे ई क्या है, ई इज 2.71, लॉग की बेस जो ई होती है वही चीज है। तो इस तरह का फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि साइन थीटा, और क्या होता है इससे, फायदा क्या है, इससे साइन और कॉस में यानी रियल और इमेजिनरी टाइप स्प्लिट हो जाता है। अभी तुम्हें ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जाना है, अभी तुम्हें ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बस इतना बोल रहा हूँ कि इसको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे रियल और इमेजिनरी टाइप दो प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। और एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसलिए चूज किया है ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को समझा जा सके। अभी हम सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, अभी तो हम क्वांटिटेटिव में नहीं जा रहे हैं। तो अभी बस इतना समझ लो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन चूज करने के पीछे रीजन ये है कि दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टिकल और वेव, हमें दोनों को दिखाना है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज किया है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इतना ही समझा रहा हूँ। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसलिए चूज किया ताकि रियल इमेजिनरी टाइप वेव कैरेक्टर्स, पार्टिकल कैरेक्टर दोनों आ सकता है। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? लिखना चाहते हो यू कैन राइट और यू मे नॉट, तो लिख लो फिर। ठीक है, फाइन। अब देखो एक और चीज है, एक और चीज यहाँ पे क्या है, जैसे साई क्या करता है, साई वेव फंक्शन बोलते हैं, साई रिप्रेजेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, ये नेक्स्ट पोस्टुलेट है। साई रिप्रेजेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल इन एन एटम। वेदांत हो गया? Who gave wave function? यही सब लोग जो है, श्रोडिंजर वगैरह। ठीक है, डन। Psi represents atomic orbital for an electron। हाँ ये सब पोस्टुलेट है इन एन एटम। ठीक है, whenever a electron is described, whenever an electron is described by a wave function,
whenever an electron is described by a wave function, we say that electron occupies that orbital. ये वाली बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे साई बताता है और एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता है। अरे एक बात समझने की कोशिश करो, जैसे हमने लिखा था y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है बिल्कुल साइन वेव की तरह। और यदि मैं ऐसा लिखता हूँ y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये प्लस ए है, ये जीरो है, और ये माइनस ए है। तो अब ये जो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमने लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है अपने लेट से पोजीशन पे या फिर अपने पाथ में। इज दैट क्लियर? तो साई क्या बताएगा? साई बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी किस रीजन में इलेक्ट्रॉन जहां घूमेगा उसी रीजन में उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ना ज्यादा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? साई रिप्रेजेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहीं पे, इलेक्ट्रॉन बैठा तो रहेगा नहीं, तो वेव है, डीलोकलाइज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता रहेगा तो उसका जो मूवमेंट है वो किसी ना किसी फंक्शन से दिखेगा ना। तो जैसे इस पार्टिकल का ऑसिलेशन इस फंक्शन से दिख रहा है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन उसके ऑर्बिटल में वेव फंक्शन से दिखता है। इसका वेव फंक्शन कैसे होता है उसका हम देखने वाले हैं, वी विल सी दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट। आई टोल्ड यू, अभी इनिशियली हम क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव पार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अब देखो ये बात थी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि साई रिप्रेजेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसी पोस्टुलेट का पार्ट है द प्रोबेबिलिटी of finding an electron, the probability of finding an electron at a point is equal to mod psi square, ठीक है? इज इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर। मॉड क्यों लिया समझ में आया? क्योंकि आई स्क्वायर जो होता है ना, आई होता है रूट अंडर -1, तो मॉड आई स्क्वायर भी करोगे तो वो भी -1 आ जाएगा। तो मॉड लेने का मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये एक पॉस्टुलेट है, आपको याद रखना है, इसी का पार्ट है ये। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट इज इक्वल टू क्या? मॉड साई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये पॉस्टुलेट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। एवरीबॉडी ये बात समझ रहे हो? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इज इक्वल टू साई स्क्वायर। अब मान लो द प्रोबेबिलिटी of finding an electron in a volume dv is equal to इंटीग्रल साई स्क्वायर का मॉड इंटू dv। ये समझ में आया? ये बात समझ में आया? इंटीग्रल मॉड साई स्क्वायर dv कैसे आया? एवरीबॉडी ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कैसे लिख दिया? कि पहले इतना लिखो, एक्सप्लेन, पहले लिख लो एक बार इसको, एक्सप्लेन इट अगेन। Write it down first. Write these two things. First is that the probability of finding an electron at a point is equal to mod psi square, and the probability of finding an electron in a certain volume dv is mod psi square dv। और ऊपर करो होम स्क्रॉल। अभिषेक गूगल मीट में उतना अच्छा ये नहीं आता, कहते हैं ये वॉइस क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी।
इसलिए नहीं यूज करते, तुम ज्यादा बेहतर है उससे। खैर अभी देखो ये सारे पॉइंट्स लिख लिया ना? फाइन। अब देखो क्या है कि अब देखो जैसे इसको समझते हैं हम। मान लो यहाँ पे तुम्हारा घर है, लेट्स से दिस इज योर हाउस एच, और तुम्हारा पेट यानी तुम्हारा एक जानवर, पालतू जानवर गधा खो गया है। तुम्हारा गधा खो गया है और ये एक पॉइंट है -L1 और दूसरा है ये पॉइंट +L1। तो यहाँ और इधर नीचे भी खाई है और इधर नीचे भी खाई है, और मान लो ये 1 डायमेंशनल है। तो तुम अपने गधे को कहां से कहां तक ढूंढोगे बताओ? -L से +L तक ढूंढोगे ना? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा गधा खो गया और इधर भी खाई है इधर भी खाई है, तो तुम मानोगे गधा होशियार है, वो कूदेगा नहीं नीचे। तो अब तुम कहां से कहां तक ढूंढोगे? -L से +L तक ढूंढोगे। तो अब मान लो प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट पे तुम्हारे पालतू जानवर को ढूंढने का प्रोबेबिलिटी है मॉड साई स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी पूरे -L से +L तक ढूंढने का क्या होगा बताओ? कैसे निकालोगे इस पॉइंट का प्रोबेबिलिटी? मतलब तुम पूरे -L से +L तक प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? इस पॉइंट का प्रोबेबिलिटी प्लस 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 इस पॉइंट का प्रोबेबिलिटी से यहाँ तक। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे -L1 से +L1 मॉड साई स्क्वायर dx, बिकॉज एक डायरेक्शन में ना, 1 डायमेंशन में तो क्या होगा देखो, 1 डायमेंशन में dv इज dx, 2 डायमेंशन में dv क्या आएगा? d एरिया आ जाएगा, यानी dx dy, और 3 डायमेंशन में क्या आएगा? dv क्या आएगा? dx dy dz। समझ में आ रहा है ये? इज दैट क्लियर या नहीं आया? तो अब देखो क्या है, 1 डायमेंशन में जब हमें अपने गधे को ढूंढना है तो हम -L1 से लेके +L1 तक ढूंढ रहे हैं, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे? हमें एक पॉइंट का प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पे साई स्क्वायर की वैल्यू से पता चल रही है, तो पूरे -L1 से +L1 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें कैसे निकालना होगा बताओ? हमें इंटीग्रेट करना होगा ना। तो ये इंटीग्रेट करेंगे -L1 से +L1, तो हमें क्या मिलेगा? यह मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। अब यहाँ पे गधा ना मान के ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, राइट? दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम -L1 टू +L1, ये समझ में आया? इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? नहीं डाउट या क्लियर या कंफ्यूजन है बताओ? हमने -L1 से +L1 तक प्रोबेबिलिटी निकाली, टोटल कैलकुलेट करी कि हम कैसे निकालेंगे। तो -L1 से लेकर के +L1 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल गया इलेक्ट्रॉन को उस रीजन में फाइंड करने के लिए। इज दैट क्लियर? ये सबने लिख लिया? राइट इट डाउन फर्स्ट। ठीक, ओके। तो अब देखो क्या है, हमने सीखा, तो ये प्रोबेबिलिटी हम लोग मानते हैं। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो हम -∞ से लेकर के +∞ के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे सपोज -∞ से +∞ तक, तो मॉड साई स्क्वायर dx 1 आएगा क्या? ये न्यूक्लियस है। अरे तो न्यूक्लियस में यदि 1 डायमेंशनल है, मान लो यूनिवर्स 1 डायमेंशनल है, हम 1D की बात कर रहे हैं, मान लो यूनिवर्स 1 डायमेंशनल है, तो हमने -∞ से लेके +∞ तक इंटीग्रेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो होगा ना। मान लो ये तुम्हारा घर है, तो तुम -∞ से +∞ तक इंटीग्रेट कर दिए, तो गधा कहीं ना कहीं तो होगा। तो उसको टोटल उस रीजन में ढूंढने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? 1 होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। बट मान लो जैसे तुम्हारा गधा यहां से यहां तक नहीं जाता है, सपोज वो जाता है कहां से कहां तक? -x से लेके +x तक ही घूमता है, उसके बाहर उसका जाने का दिल नहीं करता, उसका मन नहीं करता।
और मान लो यदि प्रोबेबिलिटी जो है इज इक्वल टू -x से +x साई स्क्वायर dx यदि ग्रेटर देन 0.9 है, इसका मतलब क्या है? उसको यहां से यहां जाने का दिल नहीं करता, इसका मतलब देयर इज एन ऑर्बिटल फ्रॉम -x to +x। ये समझ में आया या नहीं आया? आदित्य, मान लो जैसे गधे वाला एग्जांपल ज्यादा पसंद आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन वाला? विच एग्जांपल इज बेटर? गधा, चलो ठीक है, फिर गधे वाला एग्जांपल ही लेते हैं। देखो तुम्हारा गधा जो है वो -l से +l तक कहीं भी घूम सकता है, इधर खाई है। बट गधा थोड़ा डरपोक है, उसका जी करता है कि यहाँ से लेकर के -q से लेके +q तक ही घूमेगा, उसके बाहर उसको डर लगने लगता है। तो अब इसका जो मालिक है वो इसी रीजन में ढूंढेगा ना। इज दैट क्लियर? तो उसका जो मालिक है पार्थ, वो कहां से कहां तक ढूंढेगा? -q से +q में ढूंढेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके गधे का उसका आगे जाने का जी नहीं करता, उसका मन नहीं मानता। तो अब ये जो रीजन है -q से +q तक, यहीं पे गधा घूमता है ज्यादातर टाइम। तो वो उसका क्या हुआ? वो उसका प्रिफर्ड रीजन है जहां पे वो रहता है, राइट? इज दैट क्लियर? दैट इज द प्रिफर्ड रीजन वेयर दिस डोंकी वांट्स टू रोम अराउंड, चिल आउट। वो चिल करने जाता है इस रीजन में, उसके बाहर चिल नहीं करता। तो वो उसका क्या है? दैट इज इट्स ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? वो एंटी नोड नहीं है, वो उसका ऑर्बिटल है। तो अब किसी एक पॉइंट पे वो एकदम मस्त उसी पॉइंट पे बैठना पसंद करता है, वो उसका एकदम फेवरेट एरिया है, तो वो हो जाएगा ना उसका ऑर्बिट, सॉरी, एंटी नोड। इज दैट क्लियर? अरे से यस और नो? लाइकवाइज मान लो ये वन डायमेंशनल यूनिवर्स है। वन डायमेंशनल यूनिवर्स में अपना इलेक्ट्रॉन को हमने इंटीग्रेट कर दिया -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक। हमने -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक इंटीग्रेट किया, तो हमें पूरा यूनिवर्स इंटीग्रेट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी 1 नहीं मिलेगा क्या? इज दैट क्लियर? प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे? पूरा यूनिवर्स इंटीग्रेट थोड़ी करेंगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन -x से +x के बीच में ही घूमना पसंद कर रहा है, न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता है ना, क्योंकि उसको न्यूक्लियस से प्यार है, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो अब ये इस छोटे से रीजन में रहना चाहता है, तो ये इसका प्रिफर्ड रीजन है जहाँ पे घूमता है ज्यादातर। तो यदि यहाँ से यहाँ के बीच में इंटीग्रेट करने पर प्रोबेबिलिटी 0.9 से ज्यादा आती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस रीजन में ऑर्बिटल है। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या है, फॉर नोड के लिए क्या होना चाहिए? मान लो साई स्क्वायर की वैल्यू एट अ पॉइंट डी यदि 0 है, इसका मतलब देयर इज अ क्या? नोड एट पॉइंट डी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? 0.9 से ज्यादा कैसे? सुमति देखो, हमने ऑर्बिटल क्या डिफाइन किया था बताओ? हमने ऑर्बिटल डिफाइन ऐसे किया था, इट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 90%। सुमति, इज दैट क्लियर? हमने डिफाइन किया था कैसे बताओ? हमने डिफाइन ऐसे किया था कि an orbital is the region around the nucleus where the probability of finding an electron is more than 90%। तो हम 90% कन्वेंशन रख रहे हैं, क्योंकि 90% से ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट 100% माना जाता है। मान लो पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है और खबरी इंफॉर्मेशन देता है कि सर वहां पे ढूंढने चोर को मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है, तो पुलिस वाले जाएंगे उसको पकड़ने के लिए? जाएंगे या नहीं जाएंगे? पक्का जाएंगे। और यदि कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी 10% है, तो कोई हो सकता है ना जाए, ज्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ऑब्वियसली जब बोला जाता है कि 90% से ज्यादा चांस है, ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा देखो, नोड के लिए इंटीग्रल 0 होगा या फिर उस पॉइंट पे साई स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, ये बताओ। नोड पे इंटीग्रल, एक नोड तो एक पॉइंट होता है ना। अरे नोड तो एक पॉइंट होता है। यदि हम एक 3 डायमेंशनल रीजन डिफाइन करें,
तो होगा, बट नोड तो एक्चुअली में साई स्क्वायर ही 0 होगा, क्योंकि नोड तो एक पॉइंट होता है ना। ओके फाइन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंटी नोड, है ना। अब अपन बात करते हैं एंटी नोड के लिए। तो एंटी नोड के लिए क्या होगा बताओ? साई स्क्वायर मैक्सिमा होगा, या फिर डेरिवेटिव ऑफ साई स्क्वायर, लेट्स से इट इज एट पॉइंट ई अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट ई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज एन एंटी नोड एट पॉइंट ई। इज दैट क्लियर? अरे ये डेरिवेटिव, अरे देखो मान लो कोई फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब उसका मैक्सिमा है ना। इसका मतलब यही है ना कि साई स्क्वायर हैज अ मैक्सिमा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? या तो साई स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमा हो, या फिर डी साई स्क्वायर बाई डी आर 0, यानी उसका मैक्सिमा है। तो वहां पे एंटी नोड है, राइट? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो मैं एक बार सारे पोस्टुलेट्स फिर से समझा देता हूं कि हमने किया क्या है, व्हाट हैव वी स्टडीड। बेसिकली बात तो वही है, तुम्हें वो बच्चा वाला एग्जांपल याद होगा। वो बच्चा वाला एग्जांपल सबको याद होगा कि बच्चा बड़ा शैतान था, कई बार ऑस्ट्रेलिया चला जाता था, कई बार स्पेसशिप के पास जाके रॉकेट पकड़ के चांद चला जाता था, राइट। तो अब होता क्या है, जब हमें बच्चे को ढूंढना है तो हम चांद पे थोड़ी जाएंगे, हम उसके घर में ढूंढेंगे ना उसको, क्योंकि उसका घर वहां पे उसका स्टेबल रीजन है, वहां पे वो ज्यादा रहता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी हम न्यूक्लियस के आसपास ढूंढते हैं, और उस रीजन को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। नोड एंटी नोड क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे नई चीज देखने को मिली वो ये है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्शियल वेव है और पार्शियल मैटर है, राइट। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्शियल वेव है और पार्शियल मैटर है। तो अब इलेक्ट्रॉन चूंकि पार्शियल वेव और पार्शियल मैटर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन चूज किया है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज किया है, जो कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, रियल और इमेजिनरी कैरेक्टर्स को दिखाता है, उसी तरह से ये पार्टिकल और वेव कैरेक्टर्स को दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट चीज क्या आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट इज इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर। तो जब हमें एक रीजन में निकालना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे ना। और यदि उस रीजन में इंटीग्रेट करने पे प्रोबेबिलिटी 0.9 से ज्यादा आता है, इसका मतलब वो रीजन क्या है? एवरीबॉडी, इसका मतलब वो रीजन क्या है बताओ? वो रीजन क्या है? 0.9 से ज्यादा आता है तो वो रीजन है ऑर्बिटल। स्क्वायर क्यों लेते हैं? बिकॉज श्रेयस स्क्वायर इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए ना। रूट अंडर -1 देखो ना क्या है उसके हिसाब से। और नोड पे साई स्क्वायर 0 होगा और एंटी नोड पे साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा, और डी साई स्क्वायर अपॉन डी आर क्या होगा? 0 होगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है फाइन। अब देखो क्या है, व्हाट इज डी आर? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मान लो जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब तुमने साई स्क्वायर का ग्राफ बनाया, दिस इज न्यूक्लियस, और इस पॉइंट पे, इस डिस्टेंस पे आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसे इसको 0 पकड़ रहे हैं, यहाँ पे साई स्क्वायर का मैक्सिमा यहाँ पे आया। तो इसका मतलब एंटी, और ये पॉइंट ई है, तो इसका मतलब एंटी नोड कहाँ पे होगा? एंटी नोड कहाँ पे होगा? एट पॉइंट ई होगा ना। ठीक है प्राजक्ता? प्राजक्ता, इज दैट क्लियर नाउ? ठीक। तो अब देखो क्या है, व्हेन द इसके बाद एक श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बना था, वो हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम क्वालिटेटिव देख रहे हैं अभी। व्हेन द इक्वेशंस वेयर
framed then 3 numbers क्या था, NLML emerged from the equation and one more number was added. उसमें एक और नंबर ऐड हो गया था, वो था MS was added. These numbers were known as quantum numbers. These numbers were known as quantum numbers and hence were used for describing various properties of an electron in nucleus. Okay, everybody, is that clear now? देखो क्या है कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, राइट, जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, इक्वेशन कैसे आया क्वांटिटेटिव में हम देखेंगे कि क्या क्या वहां पे हमें करना है, अभी हम क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं। तो 3 नंबर्स आए और NL और ML, ठीक है, और चौथा नंबर एक एडिशनली ऐड हो गया, तो इन 4 सेट ऑफ नंबर्स को बोलते थे क्वांटम नंबर्स। और ये क्वांटम नंबर्स क्या करते थे, ये क्वांटम नंबर्स जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते थे। जैसे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? पहले ये लिख लो एवरीवन, आई विल एक्सप्लेन। पहले लिख लो इसको, ठीक है, डन, एवरीवन डन, ठीक है। आकाश, राइट इट डाउन। व्हाट इज वेव इक्वेशन, विल सी। वेव इक्वेशन क्या हम देखेंगे, अभी हम क्वांटिटेटिव नहीं पढ़ रहे, हम क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं। रुक जाओ अभी। देखो यहाँ पे 4 नंबर हैं, एक है NLML जो कि डायरेक्टली ऑब्टेन्ड है, दे आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। और जो चौथा है दैट इज MS, इसको एडिशनली एडेड किया गया। और इन चारों नंबर्स को एक साथ क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। दिस इज कॉल्ड N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज L सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, दिस इज ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दिस इज MS स्पिन क्वांटम नंबर। N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ML क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और MS क्या, सब्सिडियरी और एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, सब्सिडियरी या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर। MS क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब क्या करते हैं, ये 4 क्वांटम नंबर जो हैं, एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारे, एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एग्जैक्ट बिहेवियर है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एग्जैक्ट बिहेवियर है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए 4 नंबर्स की जरूरत पड़ती है। उन नंबर्स को बोलते हैं क्वांटम नंबर। जैसे मान लो एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाती है, उसको रोल नंबर दिया जाता है, उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, उसका क्लास होता है, उसका फादर्स नेम होता है, उसका खुद का नेम होता है। तो उसको बहुत सारे ऐसे फील्ड्स दिए जाते हैं जिसके थ्रू उसकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन हो सके और स्कूल का हर बच्चा यूनिक लगे। इज दैट क्लियर?
तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन के भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट जानकारी के लिए 4 नंबर्स बताए गए थे, और वो 4 नंबर के सहायता से थ्रू दोज 4 नंबर्स वी कैन गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप क्वांटम नंबर्स का बेसिक डिस्क्रिप्शन यही है कि चारों क्वांटम नंबर जो है उनका इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन जो है एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में निकाल सकते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये लिख लिया सबने? ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, हम 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस क्वांटम नंबर्स। वेरियस क्वांटम नंबर्स एंड, नहीं लिखा है वैभव, अभी हो गया? ठीक है। वेरियस क्वांटम नंबर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। बहुत सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है और उनके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, मतलब उनका इस्तेमाल कैसे हम करते हैं, राइट? तो उसमें जो सबसे पहला नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसमें जो पहला नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन। सबसे पहला नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इन क्वांटम नंबर्स के यूजेस सीखने हैं कि वो नंबर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्वांटम नंबर पढ़ने का यही है कि हमें उन क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करना आना चाहिए और उससे देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहला है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सी, सबसे पहली बात, इट इज द सेम नंबर, इट इज द सेम नंबर which was proposed by Bohr in his theory. Is that clear? जो उसने शेल बताया था, मतलब शेल्स बोल सकते हो या फिर इनको बोल सकते हो शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स, सीधा बोले दीज आर शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। n इज इक्वल टू 1 पे k, n इज इक्वल टू 2 पे l, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा m, and so on. The total number of electrons, the total number of electrons which can be accommodated in a shell is equal to 2n square. Everybody, is that clear? The total number of electrons which can be accommodated in a shell is equal to 2n square. ठीक है, ये लिख लिया सबने, इसको लिख लो पहला पॉइंट। ठीक है, ये तो वही नंबर है ना जो बोर ने प्रपोज किया था अपने थ्योरी में। दिस इज द सेम नंबर व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय बोर इन हिज थ्योरी। तो अभी क्या है, इट गिव्स, ये क्या क्या देता है? सबसे पहले देखो ये एनर्जी बताता है, जैसे एनर्जी के लिए हमने पढ़ा था ना -13.6 एनर्जी बताता है, ठीक है। रेडियस बताता है। अब देखो ये रेडियस कैसे आएगा वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। या फिर तुम बोल सकते हो साइज, जस्ट मिनट, एक मिनट, है ना, रेडियस नहीं होगा, साइज ऑफ, एक मिनट रुक जाओ ध्रुविल, आई विल कम टू द लास्ट पेज।
लिख लिया ध्रुविल? ठीक है, पहली चीज क्या है, इट गिव्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, इट गिव्स साइज ऑफ इट्स ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी वही चीजें जो किसने दी थी, बोर ने दी थी, इसमें नया कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो ये क्या करता है, इट इंट्रोड्यूसेस सबशेल्स, इट इंट्रोड्यूसेस सबशेल। अब सबशेल क्या होता है, विल सी। ठीक है, अब क्या है दूसरी चीज, सबशेल एंड थ्री डी शेप, और इसको ऐसा लिख देते हैं, 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इट गिव्स इंट्रोड्यूसेस सबशेल एंड 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। देखो तुम्हें ये पूरा क्लियर कब होगा पता है, जब तुम नेक्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ोगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली में ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस करता है। जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, वहां तक तुम्हें चीजें पूरी तरह से समझ में आएंगी, क्योंकि ये सबशेल इंट्रोड्यूस कर रहा है। और लेकिन ओवरऑल थ्योरी में तो हमने सिर्फ ऑर्बिटल ही पढ़ा है ना। तो होता क्या है, ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो सबशेल बनता है, और सबशेल जुड़ते हैं तो शेल बनता है। ठीक है, ज्वल और लिखना है कुछ? देखो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्बिटल बहुत सारे जुड़ेंगे ना, तो ऑर्बिटल से बनेगा सबशेल, सबशेल बहुत सारे जुड़ेंगे तो बनेगा शेल, और शेल बहुत सारे जुड़ेंगे तो बनेगा एटम, और एटम से फिर मॉलिक्यूल कंपाउंड बनने लगेंगे। तो हमें तो एटम पे रुक जाना है। तो बहुत सारे ऑर्बिटल से सबशेल बनते हैं, बहुत सारे सबशेल से शेल बनते हैं, और बहुत सारे शेल से एटम बनता है। तो एक्चुअली में तुम्हें समझ में कब आएगा पता है, तुम्हें समझ में आएगा तब जब तुम नेक्स्ट वाला क्वांटम नंबर पढ़ोगे, जो कि है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अभी क्या है, शेल इंट्रोड्यूस करता है एन, सबशेल इंट्रोड्यूस करता है एल, और ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस करता है एम एल। ठीक है, पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है ना, तो तब तक तो वेट करते जाओ, और जो बोला जा रहा है वो समझते जाओ कि इसमें कैसे क्या यूज करना है। ऑर्बिटल एम एल से आता है, सबशेल एल से आता है, और शेल एन से आता है। तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं, इधर से इसे चल रहे हैं। तो अभी देखो थ्री डायमेंशनल शेप बताता है। एल क्या है, एल इज अ सेट ऑफ अन और मतलब इन नंबर्स या फिर इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू n-1। एल होता है नंबर ऑफ लोब्स। आरुष स्क्रोल अप, क्या छूट गया यार, बार बार स्क्रोल अप करने बोलते हैं। आरुष क्या छूट गया? सी, एल क्या है, नंबर ऑफ लोब्स। लोब्स का मतलब क्या है देखते हैं। जैसे अनऑर्डर्ड का मतलब देखो क्या है, देखो मान लो n1 है, तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है। अब 0 का मतलब कोई भी लोब नहीं है, नो लोब। नो लोब मतलब क्या हुआ, कोई भी लोब नहीं है, इसका मतलब ये होगा स्फेरिकल। स्फेरिकल इसको बोलते हैं एस सबशेल। यदि कोई भी लोब नहीं है तो इसको बोलेंगे स्फेरिकल या फिर एस सबशेल। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल और एस सबशेल। इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल या फिर एस सबशेल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक भी लोब नहीं है, इसलिए स्फेरिकल या फिर एस सबशेल। चलो ठीक है, ये लिख लिया था ना सबने? नीचे कर दूं स्क्रॉल? सबने लिखा है ना? ठीक है,
अब देखो क्या है, यदि n इज इक्वल टू 2 आ गया, यदि n इज इक्वल टू 2 आ गया तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? l की वैल्यू हो सकती है 0 और 1। तो जब l इज इक्वल टू 0 है तो s आएगा, और l इज इक्वल टू 1 है तो एक लोब ना, तो एक लोब को बोलते हैं p। एक लोब का मतलब जैसे ऐसा ही कुछ लोब। अब ये लोब कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है? हाउ इज इट दिस लोब गेटिंग फॉर्म? इलेक्ट्रॉन मान लो कुछ इस तरह से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस तरह से घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है कि ऐसे 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 अजीबोगरीब तरीके से इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब घूमने से जो शेप बना उसको हम बोलते हैं डम्बल। जैसे पंखा घूमता है तो सर्कल बन जाता है ना, पंखा घूमते हैं, पंखे के ब्लेड्स तो सर्कल बन जाता है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है कि डंबल बन रहा है। अभी कैसे डंबल बनता है वो अभी ध्यान नहीं रखना, ये कुछ चीजें हमें भी याद करनी है, ठीक है। जैसे L इज इक्वल टू 0 और 1 पॉसिबल है, तो L इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है और L इज इक्वल टू 1 पे। तो जब L इज इक्वल टू 0 होगा तो ये होगा 2s, और L इज इक्वल टू 2 आएगा, 1 आएगा तो आएगा 2p। p में कितने लोब हैं? एक लोब है। इज दैट क्लियर? यानी एक डंबल। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे जैसे क्लास होता है ना, क्लास 1a 1b 1c, उसी तरह क्लास 1 में क्या है, सिर्फ 1s पॉसिबल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है? यहाँ सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 1s पॉसिबल है, और यहाँ क्या क्या पॉसिबल है? 2s और 2p पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ n इज इक्वल टू 3 में क्या हो सकता है? l इज इक्वल टू 0 1 और 2। तो 0 पे क्या आएगा? s यानी 3s। 1 पे क्या आएगा? p यानी 3p। यहाँ पे 0 लोब, एक भी लोब नहीं है, यहाँ पे एक लोब। और l इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा? d, यानी कि इसको बोलेंगे दो लोब। दो लोब यानी डबल डंबल। डबल डंबल का मतलब क्या है? ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, इसको हम बोलेंगे डबल डंबल। इस तरह से घूम रहा है कि दो दो डंबल बन रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। समझ में आया? ऐसा इसको घूमने का तरीका है। अरे जैसे अपना गधा ऐसे घूम रहा है इस तरह से, उसका ये स्टाइल है, तो इस तरह से डबल डंबल बन रहा है। तो अब 3 में क्या क्या पॉसिबल है? 3s 3p और 3d। ठीक है। उसी तरह से यदि हम बात करें n इज इक्वल टू 4 में, तो क्या आएगा? 0 1 2 3। तो l इज इक्वल टू 0 पे आएगा 3s, सॉरी 4s। l इज इक्वल टू 1 पे आएगा 4p। l इज इक्वल टू 2 पे आएगा 4d। और l इज इक्वल टू 3 पे क्या आएगा? 4f। f में क्या है? l की वैल्यू 3, यानी 3 डम्बल। 3 डम्बल आएंगे यहाँ पे, कुछ ऐसा। अरे यार डायग्राम बड़ा अजीब सा बन गया। दिस इज ट्रिपल डम्बल। तो L यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोब्स होते हैं? सो जितने वैल्यूज ऑफ L उतने ही डम्बल। यहाँ L 2 तो 2 डम्बल, यहाँ L 1 तो 1 डम्बल। जितने वैल्यूज ऑफ L उतने डम्बल। तो L क्या बताता है बताओ? L क्या बताता है? L बताता है लोब्स। अच्छा ये आपको याद रखना है कि SPDF जो है वो इस तरह से चलता है। SPDF ये कन्वेंशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी के, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज डिस्टेंस। ओके एवरीबॉडी रिटन? एवरीबॉडी रिटन? चलो ठीक है। अच्छा बताओ, विच ऑफ द, क्वेश्चन है छोटा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल्स इज पॉसिबल? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करो।
देखो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर क्या है, ये सबशेल इंट्रोड्यूस करता है। अब सबशेल क्या होता है भावेश, देखो हमने पढ़ा है एक्चुअली यहाँ पे कि सबशेल क्या होता है ये अभी नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। ऑर्बिटल कंबाइन करके सबशेल बनता है, और सबशेल कंबाइन करके शेल बनता है, और शेल कंबाइन करके एटम बनता है। तो सबशेल कैसे बनता है ये ऑर्बिटल के बाद ही पता चलेगा। अभी बस ये जान लो कि सब्सिडियरी क्वांटम नंबर सबशेल इंट्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? और एल बताता है जितने की सेट ऑफ इंटीजर्स है फ्रॉम 0 टू n-1। एल क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ लोब्स। जैसे n इज इक्वल टू 1 में एल की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? n इज इक्वल टू 1 में एल की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू में, और वो वैल्यू है 0, यानी 0 लोब। तो 0 लोब में स्फेरिकल बनता है। दो, मान लो n हुआ तो l की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1। तो 0 में बना 0 डम्बल s, एक में बना 1 डम्बल p। उसी तरह 0 1 2 में क्या है? एक तो 0 डम्बल, एक डम्बल और एक 2 डम्बल। उसी तरह से 4 में क्या आएगा? 0 1 2 3, चार वैल्यूज, एक डम्बल, 2 डम्बल, 3 डम्बल। भावेश ठीक है? समझ में आया नहीं आया? यूज कैसे करना है समझ में आया? ओके, अब देखो इसमें क्वेश्चन है 1p 2d 4f 3f, इनमें कौन कौन सा पॉसिबल है बताओ? 1p पॉसिबल है क्या? ठीक है, आंसर क्या है इसका? 3f पॉसिबल है। देखो जब n 1 है, जैसे ये बताता है n और ये बताता है l, तो n जब 1 है तो l 1 पॉसिबल होगा क्या? l तो होता है फ्रॉम 0 टू n-1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? 1 क्यों नहीं पॉसिबल है? आंसर सी पॉसिबल है वैसे। ठीक, अब जब n 2 है तो d का मतलब क्या? spd, यानी कितने डंबल? 2 डंबल। तो ये भी पॉसिबल है क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहां देखो n 3, तो f में कितना होता है डंबल? f में 3 डंबल, ये पॉसिबल है? एवरीबॉडी ये पॉसिबल है या नहीं है? ओके, अब n इज इक्वल टू 3 में l इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्या? फोर्थ ऑप्शन डी पॉसिबल है? नहीं। तो व्हाट इज द ओनली ऑप्शन पॉसिबल? ओके, सिर्फ सी पॉसिबल है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ n प्लस l इज इक्वल टू 3, देन हाउ मेनी सबशेल्स आर पॉसिबल? सी में n इज इक्वल टू 4, हाँ ये हाँ सॉरी, हाँ, देन हाउ मेनी सबशेल्स आर पॉसिबल? ये क्वेश्चन समझ में आया? यदि n प्लस l इज इक्वल टू 3 है तो कितने सबशेल पॉसिबल है? देखो n इज इक्वल टू 3 कर दें तो l इज इक्वल टू 1, ये पहला पॉसिबल है। 3p पॉसिबल है, ठीक है। n इज इक्वल टू 4, सॉरी n इज इक्वल टू 3 में ये 0 होगा। 3s पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 2 कर दें तो l इज इक्वल टू 1 होगा। 2p पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? अब यदि हम n इज इक्वल टू 1 करते हैं तो l इज इक्वल टू 2 हो जाता है। 1d तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कौन कौन सा सबशेल पॉसिबल है? इसमें दो सबशेल पॉसिबल हैं। कौन कौन से? 3s और 2p। ये समझ में आया? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो इसका यूज करना हमें पहले तो सीखना है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में किसी को डाउट है? जो हमने पढ़ा वो समझ में आया तुम लोगों को? जो जितना आज पढ़ा उसमें किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है जो तुम पूछना चाहते हो? लास्ट एग्जाम्पल्स, देखो सुमति, लास्ट एग्जाम्पल जो है इसमें बोला गया है कि यदि n प्लस एल 3 है तो कितने सबशेल्स पॉसिबल है? तो यदि n 3 हुआ तो n प्लस एल 3 है तो l क्या होगा? 0 होगा। तो l इज इक्वल टू 0, यानी 0 डम्बेल 3s हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, तो 2p हुआ। तीसरा पॉसिबिलिटी n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, तो 1d पॉसिबल नहीं है। तो सुमति इज दैट क्लियर? ये दोनों ही पॉसिबल हो रहा है, बाकी तीसरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए दो हमने बताया। सुमति इज दैट क्लियर?
सुमति, इज दैट क्लियर नाउ? ओके। आयुष तुम क्या पूछना चाह रहे हो? आयुष, व्हाट इज योर डाउट? व्हाई नॉट पॉसिबल? 1D इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि जब n 1 है तो d 0 ही हो सकता है, मतलब l 0 हो सकता है, और अब यहाँ पे l 2 है ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है। नहीं, आयुष पूछ रहा है। आयुष, इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक, चलो फाइन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय। होमवर्क ग्रुप में डाल देंगे।